हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट टॉपिक इमर्जिंग ट्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले ही कहा था कि एचएसएससी और केवीएस में जो भी अदर सब्जेक्ट्स बनते हैं उनको जो है हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं 3 से 4 सब्जेक्ट्स हैं जो बनते हैं, तो वो भी जो है हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इमर्जिंग ट्रेंड्स। नया टॉपिक जो है ये ऐड किया गया है। ठीक है, क्लास 11th का ये चैप्टर है पूरा। ठीक, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। सिर्फ इसमें से जो है थ्योरी जो बनती है, डेफिनेशन आप कह सकते हैं, सिर्फ वो आपसे पूछी जाएंगी और कुछ भी नया नहीं है। जो हम डेली यूज चीज़ें डेली में करते हैं, बिल्कुल वही चीज़ें जो है इमर्जिंग ट्रेंड्स में बताई गई है। और बस समझना है कि किसका मतलब क्या होता है, एंड देन आप इजीली जो है इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप वो कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चंस की वीडियो वो आपको अलग मिलेगी। एक बार आप इसको देखिए, समझिए किस टर्म का मतलब क्या होता है, देन आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कुछ भी जो है मतलब ऐसा डिफिकल्ट नहीं है इमर्जिंग ट्रेंड में, बहुत ही इजी टॉपिक जो है ये रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसका एक बार सिलेबस देख लेते हैं। चाहे एचपीएससी पीजीटी का हो या फिर केवीएस का हो, दोनों का जो सिलेबस है इमर्जिंग ट्रेंड का वो सेम ही है। और ये जो सिलेबस इन्होंने दिया है, ये दिया है क्लास 11th एनसीईआरटी की जो बुक है वहां से ये चैप्टर दिया गया है इमर्जिंग ट्रेंड। ओके, इसमें हमें पढ़ना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या है, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है, इमर्सिव एक्सपीरियंस दो तरीके से ले सकते हैं, इमर्सिव एक्सपीरियंस एआर और वीआर ये क्या होते हैं, रोबोटिक्स क्या है, बिग डाटा क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन आ सकता है। आईओटी और डब्ल्यूओटी आपको सीखना है। आईओटी के साथ साथ इसमें डब्ल्यूओटी भी याद रखिए। सेंसर्स क्या होते हैं, स्मार्ट सिटी क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विसेज होती हैं 3 तरीके की। ठीक है, तो यहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि कितने तरीके की क्लाउड सर्विसेज होती हैं, इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। जैसे SAAS की फुल फॉर्म क्या होगी, IaaS की फुल फॉर्म और PAAS पास की फुल फॉर्म क्या होगी। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड पढ़ेंगे। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है और सबसे लास्ट में आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स इसमें रहने वाले हैं। तो पूरा जो सिलेबस है वो एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब समझ ना आए। सिंपल डेफिनेशन पढ़नी है, मतलब क्या होता है, बस ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और नोट्स के लिए जिसने नोट्स ले रखे हैं वहाँ पर नोट्स अपडेट कर दिए जाएंगे, और जिसको लेने हैं वो ले सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ने से पहले हम जो चैप्टर का नाम दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। टर्म है इमर्जिंग ट्रेंड्स, हिंदी में इसको बोला जाएगा उभरती प्रवृत्तियां। ठीक है, ओके, तो उभरती प्रवृत्तियां क्या हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। आप देख रहे हैं हर दिन कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, उन्हीं को नाम दिया गया है उभरती प्रवृत्तियां, यानी कि इमर्जिंग ट्रेंड्स। न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, किस तरीके से जो है वो फिर डे बाय डे जो है पॉपुलैरिटी गेन करती है, एक नया ट्रेंड जो है यूजर्स के बीच में लेके आती है, उसी को नाम दिया गया है इमर्जिंग ट्रेंड्स। ठीक है, तो इसी में एक टर्म आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर के स्टूडेंट है, सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। कंप्यूटर को वेट एक मिनट, सॉरी। ठीक है, प्रॉब्लम्स जो हैं उनका डिसीजन ले सके, उनको सॉल्व कर सके। ठीक, तो जैसे ह्यूमन जो है एक किसी भी प्रॉब्लम में जब फंसता है तो अपना दिमाग लगाकर जिस तरीके से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है, उसी तरीके से मशीन भी जो है बिना किसी हेल्प के, ह्यूमन की हेल्प के क्या कर सके, खुद से कोई डिसीजन ले सके। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही है, मशीन को जो है ह्यूमन की तरह सोचने लायक बनाना। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई इज द एबिलिटी ऑफ ए मशीन और कंप्यूटर सिस्टम टू लर्न ह्यूमन इंटेलिजेंस, प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड अडेप्ट टू न्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, नई इंफॉर्मेशन भी क्या करना, अडेप्ट करना, यानी कि आपके पास पुरानी चीजों से कुछ सीखना, वो भी जो है मशीन करती है। वो किस में आता है वो हम टर्म पढ़ेंगे। परफॉर्म ह्यूमन लाइक एक्टिविटी। ठीक है, यूजिंग एआई कंप्यूटर कैन डू मैनी थिंग ऑन इट्स ओन लाइक ड्राइवरलेस ट्रेन, ऑटो पायलट मोड इन एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो एआई की हेल्प से जो है ट्रेन को जो है बिना ड्राइवर की हेल्प से जो है चलाया जा सकता है। ठीक है, वहां पर क्या है कि वहां पे मशीन जो है वो सोचने का काम कर रही है। अब कहां पर जो है जो भी ट्रेन चला रहे हैं किस तरफ जो है उसको मोड़ना है, कब रुकना है, वो सब जो है उसमें क्या होगा, प्रोग्रामिंग जो दी जाती है उसके अकॉर्डिंग वो काम करती है। ठीक है,
लेकिन ऑब्वियस है वो ह्यूमन की तरह नहीं सोच सकती है, उसमें हम जितनी प्रोग्रामिंग देंगे वो उतना ही काम करेगी, ठीक। बट फिर भी ऐसा बनाया जाना कि मशीन जो है वो थोड़ा बहुत सोचने का काम कर सके, और साथ में जो उसके पास्ट एक्सपीरियंस होती हैं उनको जो है वो क्या कर सके, फिर उनसे भी जो है वो वापस से सीख सके। उन्हें मतलब पास्ट एक्सपीरियंस से अगर वो सीखते हैं तो वापस से उन्हें प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो वो जो पास्ट में होता है उससे भी जो है वो चीज़ें सीखती है, ठीक है। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें जस्ट आपको डेफिनेशन याद रखनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्राई टू रेप्लिकेट द इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इनटू मशीन, अलाउ मशीन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मेक डिसीजन एंड लर्न टू परफॉर्म टास्क ऑफ मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। टास्क परफॉर्म करना ह्यूमन की हेल्प के बिना। एआई सिस्टम क्रिएट ए नॉलेज बेस एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इट। अब यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि एआई सिस्टम क्या क्रिएट करता है, तो नॉलेज बेस, ठीक है। नॉलेज बेस को जो है क्रिएट करता है और वहां से जो है फिर वो अपनी डिसीजन जो है उसके बेस पे ले सकता है, ठीक। तो जस्ट आपको सिंपल इसकी ये याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट टर्म आती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग ये सबसेट होती है किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ। मशीन लर्निंग क्या होता है, जब मशीन अपनी पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ सीखती है उसी को हम मशीन लर्निंग बोलते हैं। डायरेक्ट बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि जो कंप्यूटर है जब वो अपनी पास्ट से कुछ सीखता है तो वो किस में आता है, तो वो मशीन लर्निंग में आता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी रोबोट वगैरह आप देखते हैं, उसे कुछ सामान लाने के लिए जो है भेजा जाता है, ठीक है, और रास्ते में जो है कुछ रुकावट है। फर्स्ट टाइम जब वो जाएगा तो ऑब्वियस है वो रुकावट उसके रास्ते में आएगी ही आएगी, लेकिन सेकंड टाइम वही चीज़ लेने जब वो जाएगा तो ऑब्वियस है वो कोई ना कोई वहाँ से रास्ता निकालेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि यहाँ पे क्या है, रुकावट है, मैं थोड़ा सा साइड होकर वहाँ से जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या था, उसका पास्ट एक्सपीरियंस था, उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से उसको खुद से सीखा है। वहाँ पर ह्यूमन को उसको दोबारा से प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये होती है मशीन लर्निंग, जहाँ पे हम पास्ट एक्सपीरियंस से मतलब जो मशीन्स हैं वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ सीखती हैं, ठीक है। तो जस्ट इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, मशीन लर्निंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट प्रोवाइड सिस्टम द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली लर्न एंड इम्प्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। मतलब बिना किसी प्रोग्राम की ही जो वो सीख लेती हैं, इम्प्रूव करती हैं खुद को, ठीक है, वो मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग फोकस करती है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन एक्सेस डाटा एंड यूज इट टू लर्न फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से होती है, 4 तरीके आते हैं इसमें। सुपरवाइज लर्निंग होती है, अनसुपरवाइज्ड होती है। ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमारा बुक में दिया गया है हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, ठीक। इसमें ये दिया गया है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बिल्ड करती है एक मैथमेटिकल मॉडल जो कि बेस्ड होता है सैंपल डाटा पे। इसको क्या नाम दिया गया है, ट्रेनिंग डाटा जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल दिए गए हैं मशीन लर्निंग के, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ये मशीन लर्निंग का ही उदाहरण है। जैसे दैट अलाउज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू हेल्प यूजर्स टैग एंड शेयर फोटो ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब एक बार अगर यूज़ किया गया है फ्रेंड के साथ फ़ोटो, कोई भी है फ़ोटो जो फ्रेंड के साथ था, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, फेस को रिकॉग्नाइज करके उसको खुद ब खुद जो है टैग कर देता है, ठीक है। बार बार जो है उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये फ्रेंड है या नहीं है, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें जो है मशीन लर्निंग में आती हैं। OCR हो गया, OCR टेक्नोलॉजी, ये कन्वर्ट करती है इमेजेस ऑफ टेक्स्ट इनटू मूवेबल टाइप। ये भी क्या हो जाएगा, मशीन लर्निंग का ही एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो मशीन लर्निंग में जो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है सबसेट ऑफ AI क्या है, मशीन लर्निंग है। कंप्यूटर लर्न फ्रॉम डाटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, मशीन लर्निंग है। नो एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड, मशीन लर्निंग के लिए किसी भी अदर प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। मशीन जो है लर्न करती है फ्रॉम डाटा एंड मेक प्रिडिक्शन, यानी कि जो भी डाटा उसके पास होता है उसी से वो सीखती है एंड देन अपने डिसीजंस लेती है, ठीक है। तो यहां से किसी भी पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्ट, ओके। चलिए, उसके बाद आती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये भी जो है क्या है, ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है, जो कि डील करती है विद इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन यूजिंग द नेचुरल लैंग्वेज।
ओके इसमें हम सीधा सा सिंपल सा एक एग्जांपल पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा कभी हम कोई मैसेज टाइप करते हैं, ठीक है, कोई कीवर्ड हमको लिखना होता है तो हम एक या दो अक्षर लिखते हैं, वो कीवर्ड हमें नीचे सजेस्ट हो जाता है कि हाँ भाई ये हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखी होगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखना है लैंग्वेज, मैंने सिर्फ LAN ही लिखा है और वहाँ पे नीचे मुझे सजेस्ट हो जाएगा लैंग्वेज, ठीक है। तो ये क्या किसका काम है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। यही है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। स्पेलिंग चेक जो हम करते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमने ये स्पेलिंग जो है गलत की है, तो ये किसके द्वारा? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। या कई बार आपने देखा होगा कि फोन्स में या जो भी कंप्यूटर वगैरह है वहां पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमें टाइप करना होता है उसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे और वहां पर जो है मैसेज वगैरह जो भी हम कर रहे हैं फोन में वो टाइप हो जाता है, ठीक है। ओके तो ये क्या है? ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ही आती हैं ये सारी चीजें, ठीक है। मतलब क्या कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो NLP एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, वेट एक मिनट, आई थिंक NLP जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके हेल्प से कंप्यूटर जो है या कोई भी मशीन जो है वो इंसान की जो भाषा होती है ना, ह्यूमन की जो लैंग्वेज होती है उसको समझ सकती है, ठीक है। जैसे अभी हम मोबाइल में, मैंने आपको मोबाइल का एक एग्जांपल दिया कि हमें कुछ टाइप करना होता है तो हम बोलेंगे, वो खुद ब खुद उसमें टाइप हो जाएगा। तो ऑब्वियस है वहां पर एक मोबाइल, एक मशीन हमारे ह्यूमन की लैंग्वेज को क्या कर रही है? समझ रही है, ठीक है। तो यही होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनालाइज करती है, भाषा को समझती है, उसको मैनिपुलेट करने के लिए भी जो है उसमें कहा जाता है तो वो भी करती है, ठीक। तो बस इतना ही इसमें याद रखना है। और इसमें जो आपको मेनली याद रखना है, देखिए दिया गया है यूजेस ऑफ NLP, लैंग्वेज ट्रांसलेशन एप्लीकेशन लाइक गूगल ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट एम्प्लॉय NLP टू चेक ग्रामेटिकल एक्यूरेसी ऑफ टेक्स्ट। तो आपको पता है MS वर्ड में जो है हम क्या कर सकते हैं, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी यानी कि किसी स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है या नहीं हुई है वो चेक कर सकते हैं। तो वो किसके थ्रू हो रहा है? सब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स IVR एप्लीकेशन यूज्ड इन कॉल सेंटर टू रिस्पॉन्ड टू सर्टेन यूजर रिक्वेस्ट। ये बिल्कुल सही है। जैसे ही हम कॉल वगैरह लगाते हैं कॉल सेंटर में तो वहाँ से हमें रिस्पॉन्स जो है मिलता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो जाएगी। पर्सनल असिस्टेंट ऑफ एप्लीकेशन सच एज ओके गूगल, सिरी, कॉर्टना, एलेक्सा, ये सब किस में आ जाती हैं, ठीक है। एलेक्सा आप सभी को पता होगा, जैसे ही मतलब कुछ भी पूछते हैं वो आपको जो है बता देती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये सब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है जहाँ पे एक मशीन जो है ह्यूमन को समझ रही है, उसकी लैंग्वेज को समझ रही है, ठीक। इसमें जो आपको याद रखना है वो ये है, देखिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लैंग्वेज स्पोकन बाय ह्यूमन, जो ह्यूमंस के द्वारा जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको मशीन के द्वारा समझना, ठीक है। एबिलिटी ऑफ मशीन टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज यूज्ड बाय ह्यूमंस, स्पीच टू टेक्स्ट, जब हम बोलते हैं और वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है तो वही सर्च में आ जाता है। टेक्स्ट टू स्पीच ये प्रोनाउंसिएशन में आ जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो गया, ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस हो गया, चैट बोट्स वगैरह, ठीक है। प्रिडिक्टिव टाइपिंग हो गया। तो ये सारे जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आते हैं, ठीक। तो बस ये याद रखिएगा इसमें। ओके देन आता है इमर्सिव एक्सपीरियंस, AR और VR। इनको देखते हैं, देखिए क्या होते हैं। इमर्सिव एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो ये दो तरीके का होता है, AR और VR। उसको समझने से पहले हम इमर्सिव एक्सपीरियंस को समझते हैं। इमर्सिव एक्सपीरियंस मीन्स आप कह सकते हैं कोई चीज़ जो नहीं है उसको विजुअलाइज करना, फील करना, ठीक है, और रिएक्ट करना उसी के अकॉर्डिंग। जैसे आजकल आपने देखा होगा 3D वीडियोज़ जो है, मूवीज़ जो हैं वो 3D में देखी जाती हैं, ठीक है। वो सिर्फ उन चीज़ों को क्या करने के लिए, फील करने के लिए कि वो वाकई में है, इस तरीके से वो विजुलाइज की जाती हैं कि वो जो चीज़ें हैं वो वाकई में है, ठीक है। तो 3D फिल्म्स का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। कोई भी फिल्म जब हम देखने जाते हैं तो वो हम 3D में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है इमर्सिव एक्सपीरियंस, ठीक है। ये भी दो तरीके का होता है जो हम आगे देखेंगे ही। तो देखिए इसमें पहले पढ़ लेते हैं। An immersive experience is the perception of being in one place when you are actually in another, ठीक है। कि हमें इस तरीके से रियलाइज होता है कि हम उस प्लेस पे हैं बट हम हैं, होते नहीं हैं वहाँ पे। इट इज़ एसेंशियली द सस्पेंशन ऑफ रियलिटी इवन इफ जस्ट फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, ठीक है।
तो ये इससे हमें क्या होता है, रियलिटी का एहसास होता है, चाहे थोड़े टाइम के लिए ही हो। पीपल ऑलवेज वांट द मोस्ट इमर्सिव एक्सपीरियंस पॉसिबल, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट। तो बिल्कुल एंटरटेनमेंट गेम्स वगैरह जब हम खेलते हैं तो आपने देखा भी होगा, जब आंखों पर ये लगा दिया जाता है हेडसेट, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट हो गया, ठीक है, तो उससे ऐसा लगता है कि हम ही जो हैं जो वहाँ पे मतलब एक्चुअल में हम वो गेम जो है खेल रही हैं, ठीक है। तो वो बस इसी को हम इमर्सिव एक्सपीरियंस बोलते हैं। दो तरीके का होता है, एक होती है ऑगमेंटेड रियलिटी, इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है AR और VR। एक होती है वर्चुअल रियलिटी और दूसरी होती है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी बिल्कुल आसान लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब होता है थोड़ा रियल और थोड़ा वर्चुअल, मतलब थोड़े असलियत होती है उसमें और थोड़ी क्या होती है, वो जस्ट विजुअलाइज करते हैं हम उन चीज़ों को, वो एक्चुअल में नहीं होती हैं, ठीक है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी ऐसा हो जाएगा। देखिए, AR एड्स डिजिटल एलिमेंट टू ए लाइव व्यू ऑफन बाय यूजिंग द कैमरा ऑन ए स्मार्टफोन। तो आपने देखा होगा स्नैपचैट वगैरह अगर आपने यूज़ की हो तो आपको पता होगा, ठीक है। मतलब जो आप फिजिकल तो है ही, उसके साथ जो है आप वर्चुअली भी जो है कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा लगेगा कि वो है आपके साथ बट वो वाकई में नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। तो एक यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है ऐसा, ये स्नैपचैट लेंसेज जो होते हैं उसका जो, या गेम्स पोकेमोन गो हो गया, इस तरह ये जो होते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी होती है, जो थोड़ा वर्चुअल है और थोड़ा रियल है, ठीक है। आगे दिया गया, इन अदर वर्ड्स इफ यू सी द रियल वर्ल्ड सप्लीमेंटेड विद डिजिटल ऑब्जेक्ट्स दैट्स AR। रियल वर्ल्ड को जो है कुछ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स के साथ आप जब मिला देते हैं तो वो क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी। वही जो मैंने बिल्कुल आपको सिंपल बताया, थोड़ा रियल और थोड़ा वर्चुअल, ठीक है। मतलब डिजिटली ऑब्जेक्ट आपके साथ अवेलेबल है बट वो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मीन्स किसी फिजिकल मतलब या किसी भी पर्सन के साथ कोई डिजिटली चीज़ उपलब्ध कराना, इस तरीके से दिखाना कि वो चीज़ उसी के पास है बट वो वास्तव में नहीं होती है, ठीक है। तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी हो जाएगा। इमेजिन यू वांट टू बाय ए पीस ऑफ फर्नीचर। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, अगर आप कोई फर्नीचर खरीदना चाहते हैं किसी रूम के लिए, ठीक है, एक चेयर ही का ही एग्जांपल मान लीजिए, तो ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प करेगी टू चेक हाउ डिफरेंट चेयर विल लुक इन योर रूम, ठीक है। अब मान लो जो 5 कुर्सियां हैं, ठीक है, तो AR जो है ये आपको हेल्प कर देगा इसमें कि कौन सी चेयर है जो आपके रूम में ज़्यादा अच्छी लगेगी या कहाँ पर अच्छी लगेगी, वो आप उसमें लगा के देख सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस है वो आपके रूम में वो चेयर जो है वो क्या है, सिर्फ डिजिटली हैं, वो वास्तव में थोड़ी हैं, वो जस्ट हम चेक कर रहे हैं कि कौन सी जो है सही रहेगी, ठीक है। तो वहाँ से एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि कौन सा चेयर है जो आपके रूम में बिल्कुल सही रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑगमेंटेड रियलिटी। दूसरा इसमें आता है वर्चुअल रियलिटी VR, ठीक, ओके। इसमें जो है थोड़ा ही क्या, रियल नहीं होता है कुछ भी, सब वर्चुअल ही होता है, ठीक है। तो इसने यही कहा है VR इम्प्लाइज कंप्लीट इमर्जन एक्सपीरियंस। इसमें कंप्लीट इमर्सिव एक्सपीरियंस आता है, इसमें कुछ भी फिजिकल सराउंडिंग नहीं होती है, ठीक है, जिसमें वर्चुअल रियलिटी के साथ साथ फिजिकल सराउंडिंग भी एग्जिस्ट करेगी, वो ऑगमेंटेड रियलिटी हो जाएगा। और जहां पे कंप्लीट इमर्जन होगा, कंप्लीट इमर्सिव एक्सपीरियंस जहाँ पे आप ले सकते हैं, फिजिकल वर्ल्ड से वहाँ कोई लेना देना नहीं होगा, वो वर्चुअल रियलिटी हो जाएगी। जैसे हमने वो पढ़ा था हेडसेट का, जो फिल्म्स वगैरह देखते हैं ना 3D में, या गेम्स खेलते हैं, वो सारे के सारे एग्जाम्पल वर्चुअल रियलिटी के हो जाएंगे, ठीक है। दे भी रखा है यहाँ पे, आप देखेंगे ना, इमर्सिव एक्सपीरियंस स्टिमुलेट और सेंसेस बाय मेकिंग आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट मोर रियलिस्टिक एंड इंगेजिंग। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम, जो वाकई में नहीं है, ठीक है, उसको रियल और इंगेजिंग जब हम बनाते हैं तो उसी को हम इमर्सिव एक्सपीरियंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये आ जाते हैं 3D मूवीज़, ड्राइविंग सिमुलेटर, वीडियो गेम्स। इसमें फिर ये अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। तो यहाँ पे आपसे जस्ट आप एग्जांपल देके आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस तरीके का है, वर्चुअल रियलिटी का एग्जांपल है या ऑगमेंटेड रियलिटी का, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिए VR में अगर आप देखेंगे, कंप्यूटर जनरेटेड 3D वर्ल्ड दैट इमिटेट द रियल वर्ल्ड, ये जो 3D वाला आता है ना कंप्यूटर जनरेटेड, ये VR में आ जाएगा। यूज कैन इंटरेक्ट विद द जनरेटेड एनवायरनमेंट, परफॉर्म एक्शंस एटसेट्रा। VR हेडसेट हो गया, गेमिंग होगी, मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, मेडिकल प्रोसेसेस हो गए, ये सब VR में आ जाएंगे। AR में डज नॉट क्रिएट एनीथिंग न्यू, ओनली एड्स डिजिटल इंफॉर्मेशन टू द एग्जिस्टिंग फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में कुछ डिजिटली जो है ऐड कर देना, ऑगमेंटेड रियलिटी। जैसे लोकेशन बेस्ड AR ऐप हो गए ट्रेवलर्स के लिए,
ठीक है, आपने देखा होगा ना लोकेशन बेस्ड, वो आपको शो कर देते हैं कि भाई यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे मॉल है, या यहाँ पे कुछ और है, स्कूल है, कॉलेज है। ठीक है, वो आपको उसमें दिखा देते हैं इस तरीके से, बट वो वास्तव में थोड़ी होते हैं वहाँ पे, जस्ट आपको शो करते हैं। जो फ़ोन की स्क्रीन वगैरह होती है उस पर जस्ट शो किया जाता है ये चीज़ें, तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी में आ जाती हैं। ठीक, चलिए आगे आती है रोबोटिक्स। रोबोट क्या होता है? एक मशीन दैट कैन परफॉर्म वन मोर टास्क ऑटोमेटिकली। ठीक है, एक रोबोट की अगर मैं बात करूँ तो वो भी क्या है, एक मशीन ही है जो कि टास्क को परफॉर्म करती है ऑटोमेटिकली। हाँ, ओके, अब वो कैसे परफॉर्म करेगी? ऑब्वियस है, रोबोट्स कब काम करेंगे? जब हम उसमें क्या करेंगे, कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, उनको कंट्रोल्ड भी किसके थ्रू किया जाएगा? कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू ही जो है उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी, कुछ रूल्स दिए जाएंगे। ठीक है, देन वो उसी के अकॉर्डिंग जो है उन्हें भी कंट्रोल किया जाएगा। तो कैन बी कंट्रोल थ्रू इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कंप्यूटर प्रोग्राम्स, सेंस द एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर्स। ओके, सेंसर्स जो है इनमें डाले जाते हैं, मतलब सेंसर्स कह सकते हैं आप वन ऑफ द प्राइम कंपोनेंट होते हैं रोबोट के। ठीक है, तो सेंसर्स आर वन ऑफ द प्राइम कंपोनेंट ऑफ ए रोबोट। ठीक है, उसी के उस पर जो है वो काम करते हैं वो। ठीक, तो बस ये चीज़ इसमें आपको याद रखनी है कि रोबोट को हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, थ्रू इंस्ट्रक्शंस। जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, देन वो उसी के अकॉर्डिंग जो है काम करते हैं। अब रोबोट की अगर मैं टाइप बोलूँ तो अलग अलग टाइप के जो है रोबोट होते हैं, जैसे व्हील्ड रोबोट हो गया, लैग्ड रोबोट हो गया, और एक ह्यूमनॉइड हो गया। ठीक है, जैसे अभी अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ व्हील्ड रोबोट की, तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर, जो कि मार्स प्लेनेट की स्टडी के लिए जो है भेजा गया था। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर। ये क्या है, एक व्हील्ड रोबोट है। ये देखिए ऐसे, ये वाला जिसमें पहिए जो है लगे हुए हैं, ये व्हील्ड रोबोट है। एक इसमें आप देखेंगे ह्यूमनॉइड रोबोट। ह्यूमनॉइड रोबोट में आता है सोफिया। ठीक है, सोफिया क्या है, एक ह्यूमनॉइड है जिसमें यूज़ किया गया है एआई को। ठीक, तो यूजेस एआई, फेस रिकॉग्निशन, इमिटेट ह्यूमन जेस्चर और एक्सप्रेशन। मतलब आपने आप देखना यूट्यूब पे भी आपको जो है सोफिया का इंटरव्यू वगैरह मिल जाएगा, तो उसमें उस को देखना, वो बिल्कुल जो है जो उसके फेशियल मतलब फेशियल जेस्चर वगैरह जो भी होती है ह्यूमन जेस्चर, वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह ही है, इसीलिए इसको नाम दिया गया ह्यूमनॉइड। ह्यूमनॉइड जो है रोबोट का ये टाइप बताया गया ह्यूमनॉइड। तो सोफिया जो है ये ह्यूमनॉइड टाइप में जो है आ जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे ह्यूमन के जेस्चर्स होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही हैं उसके। ठीक है, चेक करना जिसको नहीं पता है सोफिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं तीसरा लेग्ड रोबोट, ड्रोन हो गया। ठीक है, ये अनमैन्ड होता है, तो कोई मैन वगैरह नहीं है, इसको रिमोट कंट्रोल किया जाता है, फ्लाई यूजिंग एम्बेडेड जीपीएस सेंसर। तो ये तो सबको पता होगा ड्रोन का। ठीक है, तो आपको पता भी है कोविड में जो है, या बाढ़ वगैरह जब आती है तो सामान वगैरह पहुंचाने के लिए भी ड्रोन का यूज़ किया गया है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, रोबोट ही है। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, क्या क्या बोलते हैं उसको, लेग्ड रोबोट हो गया। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएंगे। उसके बाद टर्म आती है बिग डाटा। बिग डाटा क्या है? ओके, बिग डाटा आप कह सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा मीन्स अगर आप देखेंगे, अगर आप डेली बेसिस पे भी देखें तो आप अपने फ़ोन में जो है बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऐप्स देखते हैं। मीन्स कोई फेसबुक देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम को देख रहा है, कोई ट्विटर को खोल के बैठा है, कोई यूट्यूब देख रहा है। ठीक है, तो हर बंदा अलग अलग कोई ना कोई काम जो है दुनिया में इस फ़ोन पर जो है कर ही रहा है। तो ये जो डाटा है ना, इसी को कहा गया है बिग डाटा। जो लोग यूज़ कर रहे हैं अलग अलग डाटा, उसी को जो एक नाम दे दिया गया है बिग डाटा। तो द फ्रेज बिग डाटा इज यूज टू डिस्क्राइब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा दैट द इंटरनेट इज फ्लडेड विद। यानी कि इंटरनेट पे आपको पता है इतना सारा डाटा जो है अवेलेबल है। ठीक है, तो इसी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को क्या नाम दिया गया है, बिग डाटा। ओके, तो बहुत सारा डाटा इसमें आता है, स्ट्रक्चर्ड भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी डाटा भी होता है। ठीक, तो देखिए एग्जाम्पल ऑफ बिग डाटा इंक्लूड द गूगल सर्च इंडेक्स, द डाटा बेस ऑफ फेसबुक यूजर प्रोफाइल, Amazon.com प्रोडक्ट लिस्ट। तो आप देखेंगे ये एक लिस्ट यहाँ पे दी गई है, 60 seconds दीज मैनी डाटा आर जनरेटेड। ये
मतलब 60 सेकंड का ये डाटा दिया गया है कि इतने लोग हैं, 1.8 मिलियन है जो स्नैप क्रिएटेड कर रहे हैं 60 सेकंड्स में। ये आप देखिए, सिर्फ 60 सेकंड्स का ये डाटा है। 44.4 मिलियंस लोग हैं जो व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर रही हैं, इतने लोग हैं जो स्टेटस अपडेट कर रहे हैं फेसबुक पर। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे यूट्यूब को जो है देख रहे हैं 2.78 मिलियन वीडियो व्यूज, मींस 2.78 मिलियन जो है आदमी 60 सेकंड में यूट्यूब को जो है देख रहे हैं। 46,200 पोस्ट जो है अपलोड हुई हैं इंस्टाग्राम पे। 2.4 मिलियंस जो है गूगल पे सर्च कर रहे हैं। ये 60 सेकंड का डाटा है। आप ये देखिए, ये सिर्फ 60 सेकंड का डाटा है और ये बहुत पहले का डाटा है। अब तो जो है धीरे धीरे और जो है ये डाटा बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अगर 60 सेकेंड में गूगल में 2.4 मिलियन थे पहले, तो अभी तो और ज़्यादा जो है आगे ये बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, 3 मिलियन 5 मिलियन, ये जो इसका जो भी दिया गया है ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इसी को नाम दिया गया है बिग डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो है। ठीक है, फिर इसकी आपको करेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। बिग डाटा की 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं, जस्ट वो उनका पता होना चाहिए कि किसमें क्या जो है बताया गया है। देखिए, द टर्म बिग डाटा रेफर्स टू ए ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड और प्रोसेस्ड बाय एनी ट्रेडिशनल डाटा स्टोरेज। ओके, आपको पता है ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा है जिसको जो है किसी भी ट्रेडिशनल डाटा स्टोरेज या प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा स्टोर नहीं किया जा सकता। तो कैसे स्टोर होता है वो हम आगे जानेंगे ही। जो हम डेली इतना सारा अपलोड करते हैं या हाँ सॉरी जो भी हम इंटरनेट पे अपलोड करते हैं वो डाटा कहाँ जाता है, कहाँ स्टोर होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन बिग डाटा भी ये बताया गया है कि मतलब इतना ज़्यादा डाटा है कि उसको जो है किसी ट्रेडिशनल डाटा स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, इनमें स्टोर नहीं किया जा सकता। इतना ज़्यादा डाटा जो है वो अवेलेबल है। ओके, बिग डाटा इज जनरेटेड एट ए वेरी लार्ज स्केल एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज टू प्रोसेस एंड एनालाइज इन ऑर्डर टू अनकवर इनसाइट्स एंड इंप्रूव द बिजनेस ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशन। बिग डाटा कैन बी डिफाइंड बाय वन और मोर ऑफ 3 करेक्टरिस्टिक्स। वैसे 5 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसको छोड़ दीजिए। 5 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी। ये होती हैं 5 करेक्टरिस्टिक्स: वॉल्यूम, वेराइटी, वेलोसिटी, वेरिएबिलिटी और वैल्यू। वेरिएबिलिटी मीन्स वेरासिटी भी बोल सकते हैं इसको आप। सबसे पहले जैसे वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम ऑफ डाटा प्लेज ए वेरी क्रूशियल, कि आपको पता है कि वॉल्यूम इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। क्यों है? क्योंकि यहीं से इसका नाम जो है बिग डाटा आया है। क्यों आया है? देखिए, जब कोई डाटा इतना लार्ज हो कि उसको किसी भी ट्रेडिशनल जो DBMS टूल्स हैं उसके द्वारा मैनेज ना कर पाएँ, ठीक है, तो वो डाटा किस में डाल दिया जाता है? बिग डाटा में डाल दिया जाता है। तो वॉल्यूम क्या है? ठीक है, वॉल्यूम मीन्स उसका जो साइज़ है वो कितने का है। ठीक, नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो अभी जो बिग डाटा का साइज़ है वो टेराबाइट हो गया, बेटाबाइट हो गया, इसके लेवल का हो गया है। मतलब और भी एक्साबाइट, जेटाबाइट, इनमें मतलब जो हाई लेवल होती, मतलब बहुत ज़्यादा जो साइज़ होता है उसमें जो चला गया ना, उसको बोलते हैं हम वॉल्यूम। ठीक है, मतलब जो भी मतलब ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम में साइज़ जो होता है ना वो महत्वपूर्ण होता है, जिसके द्वारा हम जान पाते हैं कि डाटा कितने साइज़ का है। ठीक है, तो यहीं से जो है वॉल्यूम से ही आता है हमारा बिग डाटा एक शब्द। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। जब भी किसी डाटा को जो है मैनेज करना किसी भी ट्रेडिशनल DBMS के द्वारा मुश्किल हो जाता है, वो डाटा किस में आ जाता है? बिग डाटा के अंडर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है वैरायटी। वैरायटी देखिए क्या होती है। वैरायटी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे हम ये पता लगाते हैं कि जो हमारा डाटा है वो किस फॉर्मेट का है। ठीक है, मीन्स स्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है। तो अलग अलग तरीके का डाटा होता है। ठीक है, तो जस्ट हमें यहाँ पे चेक करना होता है। वैरायटी रेफर्स टू ए हेटेरोजेनियस सोर्स एंड द नेचर ऑफ डाटा बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इन द फॉर्म ऑफ ईमेल, फोटोज, वीडियोज, मॉनिटरिंग डिवाइस, PDF ऑडियो। तो वो किस तरीके का डाटा है वो जस्ट हमें चेक करना होता है इसमें। वैरायटी मतलब ये होता है, ठीक, कि टाइप क्या है उसका। ओके ओके, नेक्स्ट आता है वेलोसिटी। देखिए, इंटरनेट की जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है, डाटा जो जनरेशन है उसकी स्पीड भी जो है बढ़ गई है। तो वेलोसिटी भी जो है ये बिग डाटा की इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें कह सकते हैं, और आगे जो है ये बढ़ता ही जाएगा। ठीक, द टर्म वेलोसिटी रेफर्स टू द स्पीड ऑफ जनरेशन ऑफ डाटा, हाउ फास्ट द डाटा इज जनरेटिंग, मतलब जितनी फास्टली डाटा जनरेट हो रहा है। ठीक है,
एंड प्रोसेस टू मीट द डिमांड डिटरमाइन रियल पोटेंशियल इन द डाटा। ठीक, तो जो हमने अभी एक देखा भी था ना कि 60 सेकंड में इतना डाटा जनरेट हो रहा है, ठीक है, और आगे जो डाटा है ना वो इतने पे नहीं रुकेगा, आगे वो बढ़ता जाएगा 60 सेकंड्स में, और ज़्यादा जो है नंबर्स उसमें ऐड होते जाएंगे। ठीक, तो वो वेलोसिटी हो जाती है। उसके बाद आता है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी या इसको आप वेरासिटी भी बोल सकते हो, दोनों नाम आपको याद रखने हैं, वेरासिटी ऑफ वेरिएबिलिटी। ये कभी कभी जो बिग डाटा होता है वो इनकंसिस्टेंट हो, बायस्ड हो, तो एबनॉर्मलिटी हो डाटा में, तो ये कुछ जब इशू आती है इसको हम वेरासिटी या वेरिएबिलिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो वेरासिटी आप बोल सकते हो ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द डाटा, मतलब जिस पर ट्रस्ट ना किया जा सकते। जैसे आपको पता है कि यूट्यूब पे ही अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा इनवैलिड डाटा आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जिसमें कुछ सब कुछ सही नहीं होता है। मतलब अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे तो सब कुछ वहाँ पर आपको सही नहीं लगेगा, मतलब वो वाकई में सही नहीं होता है। कुछ उसमें अलग अलग गलत चीज़ें भी जो है दी गई होती हैं, कुछ हुआ नहीं होता है लेकिन वो दिखा दिया जाता है कि भाई ऐसा हो गया है। ठीक है, तो वो वेरिएबिलिटी या वेरासिटी में जो है आ जाता है, जो इनकंसिस्टेंट डाटा होता है वो आ जाता है इसमें। ठीक है, वैल्यू इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ डाटा इंक्लूडिंग अमाउंट, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा टू बी प्रोसेस्ड। ओके, वैल्यू भी हो जाएगा इसमें, मीन्स आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि कोई डाटा जो है वो कितना उपयोगी है, यूज़फुल है या नहीं है। ठीक है, ये इस चीज़ को कौन दिखाएगा, वैल्यू जो है वो इसको दिखाएगा। ठीक है, ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होगी तो वो डाटा किसी काम का होगा ही नहीं। तो इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आप 5V भी बोल सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी, वेरिएबिलिटी और वैल्यू, 5V जो हैं इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ डाटा हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डाटा, वेलोसिटी मतलब स्पीड कितनी है जनरेट होने की डाटा की, और वैरायटी मतलब किस तरीके के उसमें अलग अलग जो है, वैरायटी मीन्स कोई फोटोज़ डाल रहा है, कोई वीडियो डाल रहा है, तो वैरायटी भी तो हो गई यहाँ पे डाटा की। ठीक है, डाटा मतलब अलग अलग तरीके का, अलग अलग फॉर्म्स में है, तो वैरायटी भी आ जाएगी। एक वेरिएबिलिटी या वेरासिटी मीन्स वो जो डाटा डला है वो किस तरीके का है। वेरासिटी आप बोल सकते हो सत्यता की जांच करना, ठीक है, कि जो डाटा है वो एक्यूरेट है भी या नहीं है, नहीं भी है। ठीक है, तो जो भी इसमें गलत चीज़ें आती हैं तो उनको दिखाने का काम वेरिएबिलिटी का है। ठीक है, क्वालिटी से रिलेटेड हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे क्वालिटी को कंट्रोल करना पॉसिबल ना हो तो वो वेरिएबिलिटी या वेरासिटी हो जाएगा। वैल्यू मीन्स डाटा कितना उपयोगी है, ये कह सकते हैं आप, यूजफुल है। ठीक, तो ये 5V जो हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बिग डाटा की, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टर्म आती है डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स होती है डाटा को एग्जामाइन करने की जो प्रोसेस होती है, उसी को नाम दे दिया गया है डाटा एनालिटिक्स। तो देन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, द प्रोसेस ऑफ एग्जामाइनिंग डाटा सेट्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंस्ट्रक्शन अबाउट द इंफॉर्मेशन दे कंटेन, इट इज़ कॉल्ड, तो यही आपसे पूछेंगे, तो इसी को हम डाटा एनालिटिक्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, आगे एक टर्म आती है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसकी एक फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। 1999 में 1999 में केविन एस्टन, ये एक नाम है जिसने इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये जो टर्म है इसको दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इस नाम को। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज सिंपली नेटवर्क ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड ऑब्जेक्ट एबल टू कलेक्ट एंड एक्सचेंज डाटा। ओके, 2 टर्म आप इसमें देख रहे हैं, इंटरनेट और थिंग्स। ठीक है, 2 चीज़ें इसमें आ जाती हैं, एक है इंटरनेट और दूसरी है थिंग्स। थिंग्स मतलब चीज़ें, और वो चीज़ें जब इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होती हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इन सिंपल वे टू पुट इट, देयर आर थिंग्स दैट सेंसेस एंड कलेक्टेड डाटा एंड सेंड इट टू द इंटरनेट। टेक्निकली विद इंटरनेट यू कैन कंट्रोल योर डिवाइस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज लॉन्ग एज बोथ द डिवाइस एंड योर मोबाइल आर कनेक्टेड यूजिंग द इंटरनेट। ओके, इंटरनेट ऑफ नेट थिंग्स क्या है, मतलब आप ये कह सकते हैं जहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो हार्डवेयर है, टीवी हो गया, मोबाइल, जो बल्ब वगैरह होते हैं, ठीक है, लैपटॉप हो गया, इधर माइक्रोवेव वगैरह, स्मार्ट वॉच, कार हो गया। ठीक, तो ये है जब ये सारी चीज़ें स्मार्टफोन के द्वारा जो है क्या की जा रही हो, या
आप बोल सकते हैं इंटरनेट के द्वारा जो है इनको जब कंट्रोल किया जा रहा हो, इसी को हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ओके। पहले नहीं था, लेकिन अब आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कंप्यूटर से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे फ़ैन है, हमें फ़ैन ऑन करना है तो वो हम अपने फ़ोन से या जो भी आपके पास है चीज़ें उससे ऑपरेट जो है कर सकते हैं। किसी का होटल है तो वो उसको वहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पूरे होटल को ऑपरेट कर सकता है किसी दूसरी जगह पर बैठ कर। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होती है। अब यहाँ पर IoT और एक और टर्म आप आगे पढ़ेंगे WOT, इनमें क्या फ़र्क है। देखिए, IoT में जो आएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो भी चीज़ें हैं वो किसी स्मार्टफोन की हेल्प से जो है ऑपरेट की जाएंगी। और जब हम स्मार्टफोन की हेल्प से ऑपरेट करेंगे तो हर एक चीज़ के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इंटरफेस की ज़रूरत होगी। मीन्स अलग अलग ऐप, जैसे आजकल सब स्मार्ट वॉच का अगर आप देखेंगे यूज़, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो स्मार्ट वॉच को के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने फ़ोन में जो है एक ऐप को जो है इंस्टॉल करना पड़ता है, देन वो उसी के अकॉर्डिंग जो है ऑपरेट होती है। ठीक है, पहले की अगर आपने देखी होंगी तो वॉचेस क्या होती थी, सिंपल होती थी। ठीक, जस्ट टाइम बता दिया। अभी आप पता नहीं क्या क्या वो आपको बता देंगे, आपने कितने कदम चले हैं, आपका जो भी हार्ट रेट होता है वो कितना है, वो सब जो है आपको पता लग सकता है स्मार्ट वॉच में। लेकिन वो स्मार्ट वॉच ऑपरेट किससे हो रही है, स्मार्टफोन से ही तो हो रही है ना। ठीक है, ऐसे ही अब अगर आप देखें यहाँ पे कार है, उसके लिए एक अलग ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। किसी और चीज़ को ऑपरेट करना, लाइक फ़ोन, इसको सॉरी टीवी है, टीवी के लिए अलग उसको ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ऐप, यानी कि हर एक चीज़ के लिए अलग इंटरफेस की ज़रूरत पड़ रही थी। तो यहीं से एक और चीज़ आती है, वेब ऑफ थिंग्स, जहाँ पे ये सारा काम जो है क्या हो जाएगा, सिर्फ एक जगह पर जो है हो जाएगा, या आप एक बोल सकते हैं एक वेबसाइट से जो है सारी चीज़ें जो है क्या हो जाएंगी, ऑपरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो कनेक्ट कर सकते हैं एनीथिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड। तो ओके IoT में बस यही एक वो थी कि वहाँ पे स्मार्टफोन में हमें अलग अलग ऐप्स की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे एक ही जगह पे जो है सारा काम हो जाएगा। ठीक है, फैंस है या जो भी अलग अलग चीज़ कनेक्ट हैं, ये बल्ब वगैरह हो गई। ठीक है, टीवी हो गई, वॉच हो गई। होटल्स में तो आपने देखा भी होगा, ये कैमरे वगैरह होते हैं तो वो एक ही जगह से जो है ऑपरेट होते हैं ना सारी चीज़ें। ठीक, तो वो वेब ऑफ थिंग्स हो जाएगी, मतलब कुछ वो नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ओके, तो वेब ऑफ थिंग्स में अलाउज यूज ऑफ वेब सर्विस टू कनेक्ट एनीथिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट कर देना उसे। ओके, एक और टर्म आप यहाँ पे देखेंगे, सेंसर। सेंसर इज ए डिवाइस, मॉड्यूल, मशीन और सबसिस्टम हुज पर्पस इज टू डिटेक्ट इवेंट और चेंजेस इन इट्स एनवायरनमेंट एंड सेंड द इंफॉर्मेशन टू अदर इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रीक्वेंटली ए कंप्यूटर प्रोसेसर। ए सेंसर कन्वर्ट द फिजिकल पैरामीटर इनटू ए सिग्नल विच कैन बी मेजर्ड इलेक्ट्रिकली। तो सिग्नल्स को सेंड करने का काम होता है और उन्हें जो है बदलने का काम होता है। ठीक है, आपने एक एग्जांपल सिंपल ले सकते हो। हम अपना फ़ोन जब यूज़ करते हैं तो जो हमारा मोबाइल फ़ोन होता है वो दो तरीके से होता है ना, वर्टिकली भी होता है और हॉरिजेंटली भी होता है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, सेंसर्स होते हैं उसमें, दो सेंसर्स उसमें लगे होते हैं, एक एक्लेरोमीटर होता है और एक गायरोस्कोप होता है। एक्लेरोमीटर और गायरोस्कोप, ठीक है, गायरोस्कोप, ये दो सेंसर्स होते हैं जिनकी वजह से जो हमारी स्क्रीन होती है वो कभी हॉरिजेंटली शो होती है, कभी वर्टिकली शो होती है। आपने देखा भी होगा, जैसे एक्लेरोमीटर जो सेंसर होता है मोबाइल फ़ोन में, ये डिटेक्ट करता है ओरिएंटेशन फ़ोन की, और जो गायरोस्कोप सेंसर होता है ये जो हमारा हैंड ट्विस्ट होता है ना उसको जो है ट्रैक करता है, एंड देन उसी के बेस पर जो है ये फिर काम करता है। इसीलिए जब हम फ़ोन को थोड़ा सा अगर वैसे पकड़ेंगे तो वो उसमें चला जाता है ना, लैंडस्केप मोड में, या अदरवाइज़ फिर वो पोर्ट्रेट मोड में रहता है। ठीक है, तो वो अलग अलग उसमें आता है। तो यही सेंसर्स का काम होता है। ठीक, स्मार्ट सिटीज़। ओके, स्मार्ट सिटीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे सब कुछ जो है क्या होता है, स्मार्ट होता है, किसी न किसी चीज़ से जो है सारी चीज़ें ऑपरेट होती है। यहाँ पे देखो एक दिया गया स्मार्ट सिटीज़ का, जैसे इसमें सेंट्रल कंप्यूटर है, सेंसर्स लगी हैं, सेंसर नोड है, वायरलेस सिग्नल्स है। अब इनका अलग अलग काम हो जाता है।
जैसे यहाँ पे स्मार्ट ब्रिज यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे जो वायरलेस सेंसर है वो डिटेक्ट करेंगे कोई भी बोल्ट या केबल जो है उसमें कोई क्रैक तो नहीं आ गया है, ठीक है, जो ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें कोई क्रैक ना आ गया हो, वो हो सकते हैं। सेंसर क्या हाँ, ये सेंसर्स का काम हो जाएगा। या सेंसर्स क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, अर्थक्वेक जो आता है उससे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें होती है। तो स्मार्ट सिटी ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, जिसमें देखिए ये दिया गया है स्मार्ट सिटी के कंपोनेंट अलग अलग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, मोबिलिटी, वाईफाई हो, डिजिटल सिटीजन्स हो, ओपन डाटा, स्मार्ट हेल्थ, स्मार्ट फार्मिंग, एग्रीकल्चर, स्मार्ट बिल्डिंग्स, स्मार्ट एनर्जी यूटिलिटीज़, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन। तो ये पूरा स्मार्ट सिटी वही दिया गया है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। क्योंकि देखिए स्मार्ट सिटी की ज़रूरत क्यों है, जनसंख्या दिन पर दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, जो रिसोर्स हैं चाहे वाटर है, वेस्ट है, एयर पोल्यूशन है, इसको मैनेज करना क्या हो गया है, मुश्किल है, ठीक है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है स्मार्ट सिटीज़ का, जहाँ पे एक सिटी जो है वो पूरे अच्छे तरीके से जो है प्लान की जाती है, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी है वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, सबवे की है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की है, ठीक है। तो यही है स्मार्ट सिटी, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक। चलिए आगे आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो आप देखते हैं कि डेली बेसिस पे आप इतना डाटा जो है स्टोर करते हैं, वो कहाँ पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम वीडियोस अपलोड करते हैं, ठीक है, वीडियो अपलोड करके हम अपने चैनल पे छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ें कहाँ पे स्टोर रहती, क्योंकि फिर वो हमने अपलोड कर दी तो वो वहीं की वहीं रहेंगी, ठीक है। या फिर मान लीजिए पीडीएफ फाइल है, गूगल ड्राइव में जो हम पीडीएफ फाइल करते हैं, ठीक है, ये डाटा जो होता है, जो भी हम सेव करते हैं, ये कहाँ पे सेव होता है, ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्योंकि देखिए अगर अपने मोबाइल में ये सारी चीज़ें सेव करके रखनी लग जाएं, ठीक है, जो भी आपकी मेमोरी है वो ऑब्वियस है थोड़े टाइम के बाद फुल हो ही जाएगी। अब वीडियोज़ भी रख रहे हैं आप, मान लीजिए, ठीक है, वीडियोज़ आपने बनाई तो आपकी मेमोरी, फ़ोन की जो मेमोरी है वो क्या होगी, भर जाती है, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें एक सस्ते उसमें आप बोल सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। और आपको पता है पर डे जो है इतना ज़्यादा डाटा जो है स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये किसके थ्रू हो रहा है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा जो है स्टोर किया जाता है, किसी हार्ड डिस्क में थोड़ी ना स्टोर होता है ये, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग यही होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज नेम्ड एज सच बिकॉज द इंफॉर्मेशन बीइंग एक्सेस्ड इज फाउंड रिमोटली इन द क्लाउड और वर्चुअल स्पेस, ठीक है। और इस तरीके से मतलब सेव भी ऐसे होता है, कुछ चीज़ हमें चाहिए होती है तो हम देन सर्च करते हैं और वो हमें मिल जाती है, ठीक है। तो देखिए कंपनीज दैट प्रोवाइड क्लाउड सर्विस एनेबल यूजर टू स्टोर फाइल्स इन एप्लीकेशन ऑन रिमोट सर्वर्स एंड देन एक्सेस ऑल द डाटा विया द इंटरनेट, कि हम जो है डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उसको एक्सेस भी कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो दिस मीन्स द यूजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन ए स्पेसिफिक प्लेस टू गेन एक्सेस टू इट, अलाउइंग द यूजर टू वर्क रिमोटली। क्लाउड कंप्यूटिंग ओके एक मिनट, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विस। ओके, पढ़ने में क्या है नहीं है, जस्ट मैंने जो बोला है आपको जस्ट उतना आप याद रखिएगा, ठीक है। टेक्निक है जिसके द्वारा जो है हम डाटा या इंफॉर्मेशन को इंटरनेट की हेल्प से स्टोर भी करते हैं, मैनेज भी करते हैं और उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ यही है क्लाउड कंप्यूटिंग, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ओके। अब इसमें क्लाउड की जो सर्विसेज होती हैं वो अलग अलग होती हैं, 3 तरीके की होती हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होती है, SaaS, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होती है, और पास यानी कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होती है। तो ये 3 सर्विस होती हैं किसकी, कंप्यूटिंग की, ठीक है। तो इनको देखते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सर्विसेज हैं इनको पढ़ लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले आ रहा है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ओके। एज ए सर्विस का काम क्या है, इस तरीके की सर्विस में जो है किसी भी यूज़र को एक होस्टेड सॉफ्टवेयर मिलता है, यानी कि इसमें किसी सॉफ्टवेयर को हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आपने फ़ोन में अलग अलग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं ना, तो SaaS में क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसमें जो है इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम डायरेक्ट वहाँ पर जाकर जो है उसको क्या कर सकते हैं,
यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रिमोट सर्वर पर जो है सॉफ्टवेयर स्टोर्ड रहता है और यूज़र क्या कर सकता है, इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो है इसको बनाया जाता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं जैसे गूगल डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, या गूगल शीट हो गया। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये सारे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस काम करते हैं, मतलब इसमें आपको इन्हें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, रिमोट सर्वर पर ये होते हैं, देन वहाँ जाके हम इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। ओके, एक आता है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ये देखिए, ये क्या है, ओके, एक उसको हमने पढ़ा नहीं आई थी। देखिए, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इन्वॉल्व द licensure of a software application to customer. License are typically provided through a pay-as-you-go model or on demand. This type of system can be found in Microsoft Office 365. ओके, यहाँ पे कुछ खास नहीं लिखा है, जिन आपको याद रखिए, बार बार इसको मतलब इंस्टॉल करने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। IaaS की अगर मैं बात करूँ, इसमें जो सारा कंट्रोल होता है वो यूज़र के पास होता है, चाहे वो नेटवर्क की पावर है, कंप्यूटिंग पावर है, स्टोरेज है, सॉफ्टवेयर है, ये सारे जो कंट्रोल होते हैं यूज़र के पास होते हैं। इस तरीके की जो सर्विस होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये जो बिजनेस होते हैं ना, बिजनेस उसमें यूज़ किए जाती है। ठीक है, क्योंकि जो बिजनेस करने वाले होते हैं उन्हें सारी चीज़ों को स्टोर करके रखना होता है। ठीक, तो वो जो है इसको यूज़ करते हैं। इसमें लाइक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जो है इसका एक उदाहरण है, वो आ जाता है इसमें। तो IaaS involve a method for delivering everything from operating system to servers and storage through IP based connectivity as part of an on demand service. ठीक है, clients can avoid the need to purchase software or servers and instead procure these resources in an outsourced on demand services. पॉपुलर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है IBM क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। और लास्ट जो आता है वो आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है, यूज़र को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मिलता है। इसमें यूज़र को क्या की दी जाती है, स्टोर या कंप्यूटिंग पावर जो है दी जाती है। ठीक है, इसमें जो चीज़ें होती हैं पूरी तरीके से जो है आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब यूज़र के हाथ में इसमें कुछ भी नहीं होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जीमेल हो गया, ठीक है, याहू हो गया। ठीक, इसमें यूज़र के हाथ में ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक, आउटलुक हो गया, रेडिफ हो गया, ये सारे जो है प्लेटफॉर्म हो जाएंगे, मतलब जहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द 3 लेयर ऑफ क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग। पास शेयर सम सिमिलरिटीज विद सास SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के साथ इसकी कुछ सिमिलर होता है। द प्राइमरी डिफरेंस बीइंग दैट इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग सॉफ्टवेयर ऑनलाइन, इट इज एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर दैट इज डिलीवर्ड विया द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू होता है ये। दिस मॉडल इंक्लूड प्लेटफॉर्म्स लाइक force.com एंड हेरोक्यू, और जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, जीमेल हो गया, याहू हो गया, आउटलुक हो गया, ये सब भी जो है पास में आ जाएंगे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में। ठीक है, ओके, चलिए उसके बाद आती है ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है, अब देखिए, ग्रिड कंप्यूटिंग एक तरीके का आप कंप्यूटर नेटवर्क ही बोल सकते हैं, जिसमें हर एक कंप्यूटर के रिसोर्सेज को किसी और कंप्यूटर के साथ क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ही जो है होता है। और ये कंप्यूटर जो होते हैं, मतलब एक नेटवर्क में जब जुड़ जाते हैं तो वर्चुअल सुपर कंप्यूटर की तरह जो है ये काम करते हैं, यानी कि जो बड़े कार्य जो होते हैं, मतलब जो बिग टास्क होते हैं, वो अलग अलग कंप्यूटर्स में क्या होते हैं, बट जाते हैं। ठीक है, जैसे वेदर प्रिडिक्शन हो गई, ठीक है, डाटा को एनालाइज करना हो गया, तो वो जो है ये ग्रिड कंप्यूटिंग में आते हैं ये। ठीक, ग्रिड कंप्यूटिंग इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर फिजिकली कनेक्टेड टू परफॉर्म ए डेडिकेटेड टास्क टुगेदर, सच एज एनालाइजिंग ई-कॉमर्स डाटा एंड सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो वो जो भी प्रॉब्लम होती है ना, वो उन सभी कंप्यूटर्स में बट जाती है, यानी कि जो बहुत बड़ा काम होता है वो उन सभी के ऊपर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो ग्रिड्स आर फॉर्म ऑफ सुपर वर्चुअल कंप्यूटर दैट सॉल्व ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ठीक है, तो बस यही है ग्रिड कंप्यूटिंग, और कुछ नहीं है इसमें। इसमें अगर आप एक एग्जाम्पल आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई 3 या 4 दोस्त हैं जो
कैंपिंग के लिए ट्रिप पर गए हैं, ठीक है। वो क्या लेके गए हैं अपने साथ, एक बहुत बड़ा टेंट ले गए हैं, और इसके साथ साथ उसने जो है बहुत कुछ जो है एक दूसरे से शेयर किया। जैसे अब 3 लोग कैंप पे जा रहे हैं तो पहले वाला कुछ लेके जाएगा, दूसरे वाला कुछ लेके जाएगा, तीसरे वाला कुछ लेके जाएगा, ठीक है। तो यही क्या है, ग्रिड सेम यही काम क्या होता है, ग्रिड कंप्यूटिंग में होता है, ठीक। अब मान लीजिए 3 लोग अगर ट्रिप पे जा रहे हैं तो कोई अपनी नॉलेज और स्किल को शेयर करेगा, कोई अपना खाना शेयर करेगा, ठीक है, कोई कुछ सामान लेके गया होगा, रिसोर्स वगैरह, वो जो है उसमें मतलब उसमें हेल्प करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब वो तीनों कैंपिंग पे जा रहे हैं तो एक को यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। वो क्या होगा, वो तीनों में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होगी, बट जाएगी, ठीक है। तो सेम काम जो है ग्रिड कंप्यूटिंग में, सेम इसी कंसेप्ट में जो है ये काम करती है। मतलब जो वर्कलोड होता है ना उसको सारे कंप्यूटर में बांट दिया जाता है, एक ही कंप्यूटर पे सारा जो है वर्कलोड नहीं रहता है, वो बट जाता है, ठीक है। तो ये नेटवर्क ही होता है, तो बस यही इसमें बताया गया है। ओके, लास्ट इसमें जो टर्म इंपॉर्टेंट आती है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये देखिए ये क्या होती है। A blockchain is in the simplest of term a time-stamped series of immutable records of data। एक time stamped series होती है, मतलब इस टाइम पे ये काम हो, इस टाइम पे ये हुआ, कुछ इस तरीके से होती है। immutable records होता है, that is managed by a cluster of computers not owned by any single entity। Each of these block of data is secured and bound to each other using cryptographic प्रिंसिपल। मतलब जो भी काम होता है वो एक चेन के उसमें जो है होता है। क्रिप्टो करेंसी वगैरह जो होता है ना वो इसी में आता है, ब्लॉक चेन में, ठीक है। बिटकॉइन आगे एक टर्म थी बिटकॉइन, वो भी जो है इसी के उसमें आती है, ठीक। ब्लॉकचेन को जो है क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी जो है कहा जाता है। ये याद रखिए, इसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का नाम भी जो है इसको दिया गया है। हम ब्लॉकचेन का मतलब समझे तो डेफिनेशन को यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, सिंपल उस शब्दों में समझते हैं। देखिए ब्लॉकचेन क्या है, जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होती है, मान लीजिए हमने जो है कोई डिजिटली कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, या फिर उसको बेचा, ठीक। ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ये क्या होती है, एक ब्लॉक की फॉर्म में जो है सेव हो जाती है। जैसे आप किसी दुकानदार को भी देखते हैं तो वो जो भी सामान बेचता है या खरीदता है उन सबको जो है रिकॉर्ड करके रखता है, एक रजिस्टर वगैरह जो होता है उस पर लिख कर रखता है कि मैंने ये जो है चीज़ बेची है, ये जो है खरीदी है, ठीक है। तो सेम ये जो है यहाँ पे ये कंसेप्ट आया ब्लॉकचेन का, मींस जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या जो भी सेलिंग करते वक्त या बाइंग करते वक्त, तो जो भी हम मान लीजिए हमने कुछ खरीदा है, सेल किया है या बाई किया है, तो वहाँ पर क्या बन जाता है उसका, या किस तारीख को खरीदा है, ये पूरी तरीके से एक ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। फिर हमने उसको वापस से बेचा है, उसका एक ब्लॉक बन गया, फिर खरीदा है उसका ब्लॉक बन गया। तो इस तरीके से जो है ये एक क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, चेन के द्वारा। तो इसी को जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो था कहा गया था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ब्लॉक बन जाते हैं और ये इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। और जो हमने बताया ये एक क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। बिटकॉइन जो है ये बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड लेनिंग, यानी कि ये जो ब्लॉक चेन का जो कंसेप्ट क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलर हुआ, ये यहीं से पॉपुलर हुआ जब बिटकॉइन जो है यूज़ किया गया था 2009 में, आई थिंक, ठीक है, 2008 में, ठीक। तो वहाँ से जो है ये फिर फेमस होता गया, ठीक। तो बस इसमें वही है कि मतलब पूरा जो रिकॉर्ड रखा जाता है बिजनेस में, जो भी सेलिंग होती है या बाइंग होती है, जो भी खरीदा जाता है, ट्रांजैक्शंस का जो है रिकॉर्ड जो होता है ना वो ब्लॉक्स में बन जाता है, एंड देन वो एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट होते हैं, ठीक। तो वही है ब्लॉक चेन, ओके। तो यह था इसमें। देखिए ऑब्वियस है हमें और ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए टर्म का मतलब क्या है और क्वेश्चन कैसा होगा वो हम देखेंगे। देखिए अब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा, मशीन लर्निंग पढ़ा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ा, इमर्सिव एक्सपीरियंस 2 तरीके का, AR VR पढ़ा, रोबोटिक्स, बिग डाटा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 5V थी, ठीक है, 5V इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, IoT पढ़ा, सेंसर्स क्या होते हैं, स्मार्ट सिटी क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड सर्विस तीनों, ग्रिड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे टॉपिक जो है हमने इस वीडियो में क्या किए हैं, कवर कर लिए हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ
बहुत इजी था, कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि हमें इतना डीप नहीं जाना है, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि हमारे पेपर में जो पूछा जाएगा ना हम जस्ट उतना पढ़ेंगे। अब ब्लॉकचेन में आगे बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ना चाहें तो, या फिर अगर आप ये है कंप्यूटिंग है, इसमें भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 11th 12th बेस्ड ही दिया गया है, जो भी सिलेबस दिया गया है तो उसमें सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना था, बाकी नहीं है। ठीक है, जितना मैंने कराया जस्ट उतना ही आप पढ़ लीजिए, इनफ होगा। क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे एंड आप खुद से सोल्व करके देखना कितना स्कोर रहता है आपका। 35 से 38 क्वेश्चन हम करेंगे उसमें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।